हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आपने देखा होगा हर लेक्चर जो आया है वो पूरा थॉट प्रोसेस से आया है। आपको जो चीज़ सीखना ज़रूरी है 12th में जाने से पहले, वो हर चीज़ आपको सिखाई जा रही है बड़े इत्मीनान से, बड़ी तसल्ली से, ताकि आप सीख पाएँ, एम्पावर हो पाएँ और 12th में कॉन्फिडेंटली जा पाएँ। तो आइए बच्चों, लेट्स बिगिन द जर्नी। आज का हमारा टारगेट क्या है? आज हम वर्क डन करना सीखेंगे, वर्क डन के अलग-अलग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सीखेंगे, उसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, फिर बेटा हम देखेंगे 12th में कैसे आएगा इसका यूज़ और एक एरोडोव का सवाल कराएँगे। यानी एकदम कंप्लीट कवरेज दिया जाएगा आपको वर्क डन और वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। तो आ जाओ बच्चों, लेट्स बिगिन द जर्नी। सबसे पहले वर्क डन, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसको आप वर्क डन कह रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट को आप जब खोलते हैं तो ये खुलता है मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा में। यस, ये जो वर्क डन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब एक्यूट एंगल है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बेटा जब एक्यूट एंगल होगा तब आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। यस, क्योंकि कॉस थीटा तब पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव कब होगा? जब ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तब आपका वर्क डन बेटा नेगेटिव हो जाएगा। और 90 डिग्री कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तब वर्क डन जीरो हो जाएगा। यूनिट क्या है वर्क डन का? देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इंटू मीटर। और जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये जूल के बराबर यानी एनर्जी के डायमेंशन के बराबर आ जाता है। आइए, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन बेटा आप डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कॉस में 180 डिग्री हो जाएगा जो कि होगा -1। तो बेटा नेगेटिव वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स किसी एंगल पे, अगर मैं कंपोनेंट लेके भी सिखाऊं तो इसके अगर कंपोनेंट ले लिए जाए फोर्स के, तो एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, इस तरीके से ये आ जाएगा। एम आई राइट? फोर्स कौन सा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है वो देखो आप, कौन सा इसके अलोंग है? एफ कॉस थीटा। तो बस इसी का वर्क डन होगा। जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है उसी का वर्क डन होगा, उसी को फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। जो भी परपेंडिकुलर होगा ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर, उसका वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अलोंग वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई किए जाएंगे। और अगर यहाँ पे आ जाए तो इसमें बेटा कंपोनेंट जब हम लेंगे एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, देखो परपेंडिकुलर वाले का तो वर्क डन जीरो, अपोजिट वाले का वर्क डन आएगा बेटा माइनस एफ कॉस थीटा इंटू एस। माइनस क्यों? क्योंकि अपोजिट है। यस, तो आ जाओ, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये कब करना है? जब फोर्स कांस्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यस, और अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए तो सिंपल सा कंसेप्ट है फिजिक्स में, जब भी चीजें वेरिएबल हो जाती हैं तब हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो फोर्स अगर वेरिएबल हो जाएगा तो हम करेंगे फोर्स का इंटीग्रेशन। तो आ जाओ बच्चों, देखो कैसे करेंगे हम लिखेंगे वर्क डन को फोर्स डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कैसे है? एक्स में छोटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स आई कैप, वाई में छोटू डिस्प्लेसमेंट डी वाई जे कैप, जेड में छोटू डिस्प्लेसमेंट डी जेड के कैप। यस बेटा, ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा फोर्स के साथ। ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेट करिएगा तो आपका वर्क डन आएगा। वेरिएबल फोर्स के केस में बिना इंटीग्रेशन के वर्क डन मत बताना। डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट सिर्फ तब काम आएगा जब फोर्स कांस्टेंट हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर ग्राफ दिया हो तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ। यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है और आपसे वर्क डन पूछा जाए तो इस ग्राफ का एरिया बताना, वो वर्क डन आ जाएगा।
छोटा सा एक सवाल वेरी क्विकली, फोर्स का मैं आपको यहाँ पे ऐसा ग्राफ दे देता हूँ। चलो वर्क डन बताओ। आप क्या बोलोगे? हाफ बेस इनटू हाइट, ये हो गया सर हमारा एरिया अंडर द कर्व, और इसे सॉल्व किया जाए तो ये वर्क डन आ गया 25 जूल। समझ गए? तो एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको देगा वर्क डन। और बेटा वर्क डन होता है फ्रेम डिपेंडेंट, यानी अलग अलग फ्रेम से देखने पे, अलग अलग ऑब्जर्वर से देखने पे डिस्प्लेसमेंट बदल सकता है, इसीलिए वर्क डन भी बदल सकता है। तो वर्क डन इज रिलेटिव ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। देखिए एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। आपको बोला गया है आप ए पॉइंट से बी पॉइंट चले गए इस फोर्स के प्रेजेंस में, तो वर्क डन बताइए। तो पहले देख के आइडेंटिफाई करो कि ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो देखो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये तो कांस्टेंट फोर्स है, एम आई राइट? तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, तो हम बस फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करेंगे। फोर्स का वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? वो हम करेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कहां से कहां गए हैं हम? ए से बी तक गए हैं, तो फाइनल कौन हो गया? बी। तो बी के पोजीशन वेक्टर देखिए 1i प्लस 2j प्लस 3k, माइनस ए के पोजीशन वेक्टर देखिए, ए क्या था स्टार्टिंग पॉइंट 2 3 4, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और देखिए क्या हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1i 2 माइनस 3 और 3 माइनस 4, ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका डॉट प्रोडक्ट आपको फोर्स के साथ करना है, तो कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट? आई का आई से करते हैं बस। यहाँ पे आई में क्या है देखिए जल्दी से, -1i, और यहाँ पे आई में क्या है 2i, तो 2i इंटू -1i, ये हो गया -2। फिर 3i इंटू माइनस जे है, सॉरी 3j इंटू -1j, j का j के साथ किया जाएगा, तो j का जब आप j के साथ करेंगे तो -3, और k का जब k के साथ करेंगे तो -4। दिस इज देखिए -9 जूल। ये आपका वर्क डन आ गया। सिंपल। डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं? i को i से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बस, ठीक है? चले आओ आगे चलते हैं। अब देखो आपको एक चीज पे मैं फोकस करवाने वाला हूं, वर्क डन बाय mg पे। mg बेटा कैसा है? आपका वर्टिकल फोर्स है, हमेशा वर्टिकल फोर्स है। उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा बताओ? उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? अगर मैं वेक्टर लिखूं तो वेक्टर क्या होगा? -mg j। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ x i कैप, y j कैप, z k कैप है डिस्प्लेसमेंट, तो डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो आपका वर्क डन क्या आएगा बताइए जरा? तो j का सिर्फ j से मल्टीप्लाई होगा, -mg y j कैप, j कैप नहीं सॉरी, है ना? स्केलर है वर्क डन, तो इसकी सिर्फ वैल्यू आ रही है। यानी आप देखो सिर्फ j के ही डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। अगर फोर्स y डायरेक्शन का है तो उसके लिए सिर्फ y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, बस दैट्स इट। हमें x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से मतलब ही नहीं था। जैसे एक छोटा सा सवाल 0 1 2 से आप चले गए b पे, जिसका आपको कोऑर्डिनेट दे देते हैं -1 -2 -3, mg का वर्क डन पूछा है, तो मेरे को सिर्फ y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। ये 1 y कोऑर्डिनेट, ये -2y कोऑर्डिनेट, तो डेल्टा y क्या लिखोगे जल्दी से बताओ? 1 माइनस ऑफ -2, ये हो जाएगा 3। यानी y में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3। mg भी नीचे है, देखिए वर्क डन क्या हो जाएगा? दोनों सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव प्लस mg इंटू 3। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। mg के वर्क डन के लिए आप सिर्फ y का डिस्प्लेसमेंट देखिएगा, तो mg का वर्क डन लिख दे रहे हैं mgh। सिर्फ हाइट देखनी है, सिर्फ y का डिस्प्लेसमेंट देखना है। अगर आप नीचे आओगे तो वर्क डन पॉजिटिव लिखोगे, अगर आप ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करोगे यानी हाइट आपकी इंक्रीज होगी
तो mg का वर्क डन नेगेटिव होगा। mg के डायरेक्शन में नीचे आओगे तो mg का वर्क डन पॉजिटिव होगा। एम आई राइट बेटा? अब देखो इंक्लाइन प्लेन में आप mg का वर्क डन कैसे लिखेंगे? मान लीजिए ये हाइट h दी और आपने पार्टिकल को a से b लेके गए, तो आप y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बताइए h, तो वर्क डन बाय mg क्या हो गया बताइए? mgh प्लस में, क्योंकि आप नीचे गए। अगर आपको हाइट ना देके ये इंक्लाइन प्लेन की लेंथ दी जाए, ठीक है, और नीचे लेके जा रहे हैं ब्लॉक को, तो वर्क डन बाय mg बताइए? तब भी लिखोगे तो mgh ही, लेकिन h हाइट क्या होगी? l का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। l का इधर कंपोनेंट लीजिए, ये कंपोनेंट आएगा l cos थीटा और y कंपोनेंट आएगा l sin थीटा, तो आपका वर्क डन में y कंपोनेंट यानी l sin थीटा आ जाएगा। यस, अगर आप इसको ऊपर ले जाते तो वर्क डन बाय mg नेगेटिव हो जाता। एक बेटा ये स्टैंडर्ड केस है, ये सबको ध्यान रखना है। एल लेंथ का m मास का पार्टिकल था जिसको आपने एक वायर से अटैच कर रखा था। फिर इस पार्टिकल को आप A से B लेके गए आर्क में चला के, और आपसे पूछा है थीटा एंगल घुमाने के बाद आप बताइए mg का वर्क डन क्या होगा? तो mg के वर्क डन के लिए मेरे को सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, h हाइट चाहिए। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करी। रस्सी की पूरी लेंथ l थी, ठीक है, रस्सी पहले ऐसे थी तो l लेंथ ये था, ये थीटा था, ऐसे ट्रायंगल बनाया हमने, l का कंपोनेंट लिया, ये हो गया l cos थीटा। अब ध्यान से देखिए ये पूरी लेंथ l है बेटा, ये h, ये l cos थीटा, तो यहां से देखो h प्लस l cos थीटा क्या आ जाएगा? l के बराबर, तो हाइट आ जाएगी l माइनस l cos थीटा। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू रिमेंबर दिस थिंग बच्चों, ये बहुत काम आता है, रटा हुआ होना चाहिए, बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, ताकि एग्जाम में आए तो टाइम ना लगे, क्विकली आप कर पाओ। तो mg का वर्क डन क्या हो गया? mgh, h की वैल्यू ये लिखनी है और ये वर्क डन आ गया। अगर आप a से b आ रहे हो तो वर्क डन बाय mg पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप नीचे आ रहे हो। अगर यहां से ऊपर की तरफ जाओगे तो वर्क डन बाय mg नेगेटिव हो जाएगा। चलो बताओ, अगर आपने 90 डिग्री घुमा दिया तो ये a ये b, चलो 90 डिग्री घुमा दिया तो वर्क डन बाय mg बताओ? तो वर्क डन बाय mg सिंपल, डिस्टेंस y में कितना ऊपर गए? l, तो mgl, और ऊपर गए हैं इसलिए माइनस, तो y का फोर्स था तो सिर्फ y का डिस्प्लेसमेंट, और अब देखो x का फोर्स है तो सिर्फ x का डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ बेटा, आपने फोर्स लिया F नॉट आई कैप, आप देखिए A से B गए, जब आप A से B गए तो आपने x में कितना डिस्प्लेस किया? देखो x में आर्क में चले हो तो x में डिस्प्लेसमेंट है r, यस, A से B आर्क में चले, ये सेंटर था, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज r, तो A से B इस फोर्स का वर्क डन F नॉट r। बस देखो, ऑब्जर्व करके, आंखों से देखिए, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, आपको आंसर तुरंत मिलेगा। जब आप A से C चले गए तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है? आपको तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, वो है डायमीटर के बराबर, तो ये हो गया F नॉट इंटू 2r। कहना क्या चाह रहे हैं सर? x का फोर्स है तो सिर्फ x का डिस्प्लेसमेंट देखिए, कांस्टेंट फोर्स था, y का फोर्स था तो सिर्फ y का डिस्प्लेसमेंट देखिए। अब mgh में जो हाइट है बेटा, वो हाइट है सेंटर ऑफ मास की, ये ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास की हाइट है। जब बॉडी की लेंथ होगी तो हाइट सेंटर ऑफ मास की लेना। एक सवाल इसी बेस पे, एक चेन है जो टेबल पे हैंग कर रही थी, यस, अब इस चेन को आप धीरे धीरे ऊपर लेके आ रहे हैं, स्लोली स्लोली आप उसको ऊपर लेके आ रहे हैं। ऊपर लाने में आपसे पूछा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बताइए, जो आपको खींचने में वर्क डन लगाना पड़ा, और साथ ही साथ mg का भी वर्क डन बताइए। तो पहले वायर रॉड ऐसी थी चेन, इसको पूरा खींच दिया तो चेन ऐसी आ गई। आपको ये सोचना था कि सेंटर ऑफ मास कितना हाइट का है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, पूरा नीचे थोड़ी होगा, एल हाइट नहीं गया है। देखो रॉड ऐसे थी एल लेंथ की, ऊपर आ गई है ना,
लेकिन सेंटर ऑफ मास एल लेंथ नहीं चला, सेंटर ऑफ मास तो बीच में होगा ना L/2 पे, और ये फिर पॉइंट ऊपर आ गया, तो सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया, सेंटर ऑफ मास को आप देखेंगे तो वो L/2 हाइट ऊपर गया है। यस, तो mg नीचे, सेंटर ऑफ मास ऊपर गया, तो वर्क डन बाय mg माइनस mg L/2, ये होगा mg का वर्क डन माइनस mg L/2। और अगर आपको इसको ऊपर ले जाना है तो mg के वर्क डन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल वर्क डन जो है ये होगा प्लस mg L/2, इसका एग्जैक्ट नेगेटिव। गॉट इट बेटा, समझ गए। एक छोटा सा सवाल जो बता रहा है कि वेरिएबल फोर्स को कैसे हैंडल करोगे। वर्क डन इक्वल टू, देखिए देख के समझ में आ रहा है x और y है, तो वर्क डन वेरिएबल फोर्स का होगा F.ds। जी हाँ बेटा, अगर मैं फोर्स का वेक्टर लूंगा तो देखिए क्या है, 3x² i कैप प्लस 2y j कैप डॉट ds वेक्टर, x में dx i कैप, y में dy j कैप और z में dz k कैप। यस, तो पहले आप इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो देखिए क्या बना, i को i से डॉट प्रोडक्ट लीजिए, 3x² dx, ऐसे ही y के साथ 2y dy। अब इसको इंटीग्रेट करिए, तो x² dx क्या है बेटा, x³/3 प्लस y का y dy का इंटीग्रेशन y²/2। तो देखिए ये सब कट गया, फाइनली क्या बचा आपके पास, वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया x³ प्लस y²। अब लिमिट्स लगाइए और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की लिमिट्स लगा के आप देखिए कि आपका वर्क डन क्या आ रहा है। देखिए कहां से कहां गए, x में 2 से 4, तो x कोऑर्डिनेट 2 से 4, y में देखिए आप कहां से कहां गए, 3 से, देखिए यहाँ पे देखिए आपके साथ क्या किया गया है, पहले आपको दिया गया है 2i प्लस 3j और बाद में दिया गया है 4j प्लस 6k। देखो कंफ्यूज कर दिया ना आपको। आई कैप में 2 से कहां गए, तो आई कैप में आप यहां पे तो थे ही नहीं सर आई कैप, तो इसका मतलब 0 आई कैप, समझे। तो 2i से 0 आई गए, यानी 2 से 0, ये होगा x का कोऑर्डिनेट का चेंज इनिशियल से फाइनल। y में देखिए 3 पे थे आप पहले, लोअर लिमिट 3, फिर y में 3 से 4 तक आप गए हैं, इस तरीके से आपको करना था। आइए इसमें वैल्यू डालते, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया बेटा -8 प्लस 16 माइनस 9। एम आई राइट बेटा, 16 ये हो गया 17, तो आंसर इसका आएगा -1 जूल। वर्क डन हो गया -1। तो आप देखो सबसे पहले पहचानना है वेरिएबल फोर्स था, तो इंटीग्रेशन करेंगे इस तरीके से, डॉट प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेशन का फंक्शन बनाया, फिर लास्ट में कोऑर्डिनेट्स देख के, पोजीशन वेक्टर देख के आपने लिमिट्स पता करी। और देखिए एक और सवाल है यहाँ पे फोर्स का वेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। जब आप वर्क डन लिखोगे तो देखिए वर्क डन बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिलेगा यहां से, आई का आई से होगा, तो करिए वाई डी एक्स, एम आई राइट बेटा, फिर जे का जे से करिए एक्स डी वाई। इसका इंटीग्रेशन कितने बच्चों को पता है, कमेंट करके मेरे को बताइएगा। आपका ये जो इंटीग्रेशन है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये आता है बेटा x इंटू वाई। दिस इज आइडेंटिटी, ये रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट रूल का एक्सप्लेन इस यहाँ पे एप्लीकेशन होता है, एक्स वाई को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो वो मिलता है एक्स डी वाई, प्रोडक्ट रूल, एक का डिफ्रेंशिएशन दूसरा एज इट इज, प्लस वाई डी एक्स। तो इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स वाई मिलता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बच्चों को नहीं आता है, आपने आज सीख लिया, कमेंट करके मेरे को बताना, अब ये भूलोगे नहीं। तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये आपको वर्क डन मिल चुका है। तो इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा एक्स इंटू वाई।
अब देखिए इसमें लिमिट्स कैसे लगेगी, कहां से कहां गए हम, 0,0 से एक्स वाई सी मतलब है 1,1, तो इस पे लिमिट्स लगाइए, एक्स और वाई की हायर लिमिट माइनस एक्स और वाई की लोअर लिमिट, तो ये बेटा आ गया 1, ये आपको मिल गया फोर्स। यस, चलो अगला सवाल देखिए, टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, एक 10 किलो का ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू है 10t, और आपसे पूछा है इसका 2 सेकंड में, फर्स्ट 2 सेकंड्स में वर्क डन बताइए। देखिए कैसे करेंगे हम, इसको मास से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्सिलरेशन आ गया देखिए t। अब एक्सिलरेशन वेरिएबल है, तो वेलोसिटी आएगा एक्सिलरेशन को इंटीग्रेट करके, ये सोचना था सबसे पहले। तो ये देखिए टी डी टी, तो ये आ गया t²/2, ये वेलोसिटी आ गई, समझे। तो आप देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या दिए, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हुई, तो ये बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल 0 था, तो यही वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन कैसे आएगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी की वैल्यू रख दीजिए, तो ये देखिए क्या आ गया, t³/3, और 2 एक नीचे था, तो ये आ गया t³/6। तो ध्यान से देखो क्या क्या मिल चुका है आपको, आपको एक्सिलरेशन मिल गया t, वेलोसिटी मिल गया t²/2, डिस्प्लेसमेंट मिल गया t³/6। यस, आपको फोर्स पता है 10t, वर्क डन बताना है, वर्क डन कैसे करोगे, F डॉट ds। अब क्योंकि सब कुछ एक ही एक्सिस में, तो आपको आई कैप जे कैप नहीं सोचना है, सब एक्स एक्सिस में है, डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू रखी। अब मेरे को ds चाहिए, s नहीं चाहिए, s नहीं चाहिए, ds चाहिए, तो ds कैसे लाए, तो देखो वेलोसिटी को मैं क्या लिख रहा हूं, वेलोसिटी को आप लिख सकते थे यहाँ पे देखिए ds/dt। यस, एम आई राइट, और ds/dt क्या है, t²/2, तो यहां से ds क्या आ गया देखिए, dt उधर ले जाइए, t²/2 dt, वो यहां रख दीजिए, तो ये मिलेगा आपको 10t इंटू t²/2 dt, विच कम्स आउट टू बी 5t³ dt का इंटीग्रेशन, विच इज 5t⁴/4। समझे। अब आपको टाइम की लिमिट रखनी थी, सारी वर्किंग टाइम में कन्वर्ट कर दी गई, तो टाइम की लिमिट 0 से 2 सेकेंड्स था। यस, तो देखिए क्या मिला, 5 इंटू 2⁴ बेटा, 2 4 इंटू 4 16/4, कितना हो गई 20 जूल। आया बच्चे समझ में, यस, इस तरीके से करेंगे टाइम डिपेंडेंट फोर्स का वर्क डन। अब आगे बढ़ाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे। वर्क एनर्जी थ्योरम बड़ी मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जितना इंपॉर्टेंट न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज होता है मैकेनिक्स में, उतनी ही इंपॉर्टेंट, उतनी ही फंडामेंटल वर्क एनर्जी थ्योरम है। हमेशा ये विचार आप अपने साथ रखिएगा क्वेश्चन करते टाइम, कि क्या मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने सीखा था, फोर्स को लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता था v dv/ds, यस, उसको यहां पे रख दिया, तो ये देखिए ds ds कैंसल हो गया, यस, क्या बचा m v dv, और फिर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो v dv का इंटीग्रेशन देगा v²/2, लिमिट्स लगेगी इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड, और देखिए क्या मिला, हाफ m v² माइनस हाफ m u²। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये उसका डेरिवेशन हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको बता रही है नेट वर्क डन जो है, यहाँ पे नेट फोर्स का वर्क डन, नेट फोर्स का वर्क डन जो है वो देगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। यानी जो नेट वर्क डन होता है बॉडी पे, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है,
नेट में जो वर्क डन हो गया सारे फोर्सेस का मिला के वो उसकी मोशन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम इज नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन हम कैसे लिखेंगे, देखो पहले फोर्स का वर्क डन, उस पर आइडेंटिफाई करो कितने फोर्सेस है, अच्छे से एफपीडी बनाओ, हर फोर्स का आपको वर्क डन अलग से निकालते आना चाहिए। इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क डन निकालिए, जितने फोर्स है 10 फोर्स है चाहे उस पे, तो 10 फोर्स का वर्क डन लिखिए इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल करिए। यस, और आपको मिल जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन। एक छोटा सा सवाल करके बताते हैं। देखो मान लीजिए आप एम मास के ब्लॉक को वी नॉट स्पीड से रफ जमीन पे छोड़ देते, तो इसको स्पीड देके छोड़ दिया तो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बताओ, स्टॉपिंग डिस्टेंस, कितनी देर बाद ये फ्रिक्शन के सरफेस पे चल के रुक जाए। अब ये काइनेमेटिक्स से आप कर सकते थे, लेकिन मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको लिखाना सिखाता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप इस पे सोचो कितने फोर्स है, mg, नॉर्मल और फ्रिक्शन आ जाए। अब आप कैसे लिखोगे वर्क एनर्जी थ्योरम, सारे फोर्सेस का वर्क डन, नॉर्मल प्लस mg प्लस फ्रिक्शन का वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट है इधर, mg है परपेंडिकुलर, mg का वर्क डन 0, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, नॉर्मल का वर्क डन 0, फ्रिक्शन का वर्क डन, देखो फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा, माइनस फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक स्टॉप हो गया है तो फाइनल काइनेटिक 0, इनिशियल काइनेटिक हाफ एम वी नॉट। समझे बेटा। अब फ्रिक्शन क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा बेटा नॉर्मल म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल देखो mg है तो फ्रिक्शन है म्यू mg, यहाँ पे रख देते हैं माइनस म्यू mg s इक्वल टू माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, m कट गया, s आ गया वी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू g। दिस इज डिस्प्लेसमेंट कितना, रुकने तक का, यानी ये क्या हो गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो सेम चीज काइनेमेटिक्स से आती, सेम चीज वर्क एनर्जी थ्योरम से आ रही है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू बी टू डू गुड इन फिजिक्स। यस बेटा, 12वीं में बहुत चैप्टर्स में आए। एक और सवाल चलो छोटा सा, एम मास को ड्रॉप कर दिया हाइट एच से, यस, अब आपसे बोला ये जब जमीन पे गिरा तो इसकी स्पीड बेटा हो गई कितनी, देखो 1.2 GH। ये स्पीड से टकराया है, रास्ते में हवा थी रास्ते में, तो हवा ने रेजिस्टेंस फोर्सेस लगाए, उस कारण से स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, वो फाइनल स्पीड ये है। आपसे बोला है वर्क डन बाय एयर बताओ, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस बताइए इस सवाल में। तो आप देखो यहाँ पे हवा का फोर्स नहीं पता है, हवा किस फोर्स का फंक्शन है वो नहीं गिवन है आपको, तो बिना फोर्स के आप उसका वर्क डन पूछ रहे हैं। कैसे करेंगे, आप देखेंगे फोर्सेस कौन कौन से, एक mg एक हवा, बस दो फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते। mg का वर्क डन नीचे आ रहे हो ना तो पॉजिटिव वर्क डन mgh, हवा का वर्क डन निकालना है एज इट इज, के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर रूट 1.2 GH का स्क्वायर माइनस के इनिशियल ड्रॉप किया था 0, देखिए क्या बन गया m इंटू 1.2 GH बाई 2, देखिए 1.2 को 2 से डिवाइड करिए 0.6 mgh, और यहाँ पे देखिए क्या है mgh प्लस वर्क डन बाय एयर, इसको उधर भेज दीजिए, वर्क डन बाय एयर होगा बेटा 0.6 माइनस 1 यानी माइनस 0.4 mgh, ये वर्क डन बाय एयर आ गया। यस, ऐसे छोटे छोटे सवालों में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते आनी चाहिए। ठीक है, कुछ और सवाल देखते हैं हम। ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है, आपने एक ब्लॉक को एक इंक्लाइन वेज पे, कर्व्ड वेज पे रिलीज कर दिया, तो वो नीचे गिरा, यहां तक सरफेस स्मूथ थी, तो यहां तक स्मूथ थी, तो नीचे जब वो गिरा, नीचे गिरते गिरते स्पीड बढ़ने लगी,
यहां तक आते आते स्पीड बढ़ी, फिर रास्ते में ये रफ सेगमेंट आ गया, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट रफ है, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखो क्या दिया है 0.2, और वो इस पे जब चला तो फ्रिक्शन ने वर्क डन किया, फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव है, फ्रिक्शन का वर्क डन एनर्जी लॉस कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो यहाँ पे वो कम स्पीड से पहुंचा, तो पूरी हाइट उसने अचीव नहीं की, उससे पहले ही रुक गया और फिर रिटर्न हो गया, फिर ये हिस्सा स्मूथ था, वापस आया, वापस फ्रिक्शन पे चला, वापस लॉस ऑफ एनर्जी, फिर ऊपर गया और ये चलता चलता गया और फाइनली ये कहीं रुक जाएगा, और आपसे पूछा है बच्चे कि ये कहाँ रुकेगा, कहाँ रुकेगा ये। ठीक है, इसकी डेटा देख लेते हैं। हाइट कितनी है, हाइट कितनी है बेटा, हाइट 1.5, म्यू कितना है देख लीजिए 0.2, ये आपके पास डेटा है। इसको करने से पहले मैं एक और सवाल कराता हूं, आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एच हाइट से आप इसको ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है, और ये वाला हिस्सा स्मूथ था, फिर हॉरिजॉन्टल हिस्सा रफ हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मान लीजिए। अब आपसे बोला है कितनी डिस्टेंस चल के वो रुक गया, ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे अंडरस्टैंड करिए, कौन कौन से फोर्सेस है, mg, नॉर्मल, फ्रिक्शन, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से कहां वैलिड है, नाम दे देते हैं ए बी, जहां स्टॉप हो गया सी, ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं x। वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से कहां लगा सकता हूं, ए से बी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बी से सी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, क्या सर मैं ए से सी लगा लूं, बिल्कुल लगा लूं, हर रीजन में वैलिड है। तो हम जनरली एकदम स्टार्टिंग और एकदम अंत वाला रीजन उठा लेते हैं, तो mg का वर्क डन ए से बी mgh, बी से सी तो हुआ नहीं, तो ए से सी तक ही mg का वर्क डन है mgh पॉजिटिव, क्योंकि नीचे आ रहा है, नॉर्मल रास्ते के परपेंडिकुलर है, वर्क डन बाय नॉर्मल 0, फ्रिक्शन का वर्क डन, यहां पे फ्रिक्शन का वर्क डन हुआ ही नहीं, जो भी फ्रिक्शन का वर्क डन है यहां पे है, कितना, फ्रिक्शन इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, और फ्रिक्शन होगा म्यू एम जी, नेगेटिव वर्क डन माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। ए से सी आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, सी पे स्पीड 0 है, ए से भी स्पीड देखो 0 आएगी, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल 0, 0 माइनस 0 0, और ये बन गया और, ठीक है। अब देखो यहां से इसको उधर ले जाओ, तो एम जी एच इक्वल टू म्यू एम जी एक्स, यहाँ पे एम जी कट गया, एक्स आ गया बेटा एच बाय म्यू, समझ गए, यानी फ्रिक्शन पे इतनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी तब उसकी टोटल एनर्जी लॉस हो जाएगी। फ्रिक्शन क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी है वो पूरी खत्म हो जाएगी जब फ्रिक्शन पे इतना डिस्टेंस चलोगे। सेम कंसेप्ट यहां पे, आप मान लो कि x डिस्टेंस फ्रिक्शन पे चला, x डिस्टेंस फ्रिक्शन पे चला, तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी mgh, फ्रिक्शन पे कितनी दूरी चलूं ताकि खत्म हो जाए एनर्जी, h बाय म्यू, सेम लॉजिक यहां पे लगा के डिस्टेंस ऑन फ्रिक्शन h बाय म्यू 1.5 अपॉन 0.2, 15/2 यानी 7.5। जब तक आप फ्रिक्शन पे 7.5 नहीं चलते हो सारी एनर्जी खत्म नहीं होगी। अब 7.5 कैसे चल सकते हो, हॉरिजॉन्टल तो आपका 3 है, तो देखिए कैसे चलोगे आप, पहले इधर जाओगे 3, ठीक है, इधर गए 3, फिर पूरी एनर्जी तो खत्म नहीं हुई, ऊपर गए फिर वापस आए, फिर इधर जाओगे 3, ठीक है, अभी भी पूरी एनर्जी खत्म नहीं हुई क्योंकि 6 ही चले हो अभी, फिर ऊपर गए फिर वापस आए, और कितना चलना है, देखिए 3 3 6 हो गया, 7.5 तक जाना है, तो 1.5 और चलना होगा, तब जाके टोटल अमाउंट हो गया 7.5, और यहाँ पे स्टॉप हो जाओगे, तो ये मिड पॉइंट पे स्टॉप हो गए, तो मिड पॉइंट ऑफ द फ्लैट पार्ट पे आप स्टॉप हो गए। समझ में आया बेटा, देखिए क्या सवाल है,
ये सवाल बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ए से बी आप एक क्वार्टर सर्कल में लेके जा रहे हैं, 4 फोर्सेस की प्रेजेंस में, F1 F2 F3 F4। हर फोर्स का देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड F है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। F1 का डायरेक्शन हमेशा y डायरेक्शन में, F2 का डायरेक्शन हमेशा B की तरफ है, F2 ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स B। F3 का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल है, F4 का डायरेक्शन हमेशा x एक्सिस पर। तो एक एक का वर्क डन मैं सिखाता हूं और फिर आगे बात करते हैं। F1 का वर्क डन, F1 बेटा y डायरेक्शन का फोर्स था, कांस्टेंट फोर्स था, तो F1 के लिए y का डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। y में देखिए a से b, y में कितना चलेगा, हाइट r, तो इसका वर्क डन क्या आ गया, F इंटू आर, दैट्स इट। ये आपका F1 का वर्क डन आ गया, बस सिंपल। F4 पे पहले बात करते हैं, F4 की चर्चा करते हैं। F4 आपका x का फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, तो इसके लिए x का डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। A से B x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, r, सिंपल। A से B r डिस्प्लेसमेंट, बस। तो आपका वर्क डन कितना हो गया, F4 इंटू आर, तो F4 का वर्क डन आ गया F इंटू आर। अब देखिए क्या बोल रहा है, दो फोर्स है, एक फोर्स है जो हमेशा ए बी की तरफ है, ये वाला फोर्स देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फोर्स होता है। यहां पे थे तो फोर्स इस तरफ होगा, यहां पे थे तो फोर्स इस तरफ होगा, यहां पे थे तो फोर्स इस तरफ होगा, तो ये बेटा कहलाता है सेंट्रल फोर्स, और ये एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की देखिए मैं आपको सारी प्रॉपर्टी बता देता हूं। कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन does not depend on path, does not depend on path, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और अगर आप लूप में चलते हैं, मतलब वापस वही आ गए जहां से शुरू हुए, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो जाता है। अगर आप वापस वहीं पे आए, डिस्प्लेसमेंट जीरो पे, वर्क डन जीरो। वहीं एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो रास्ते पे डिपेंड करता है, अलग अलग रास्तों में अलग अलग वर्क डन देता है। तो ये बेटा सेंट्रल फोर्स कहलाता है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ये एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, रास्ते पे डिपेंडेंट है। यानी अगर रास्ता ऐसा हो या फिर रास्ता ऐसा हो, वर्क डन तो दोनों रास्तों में सेम आएगा। मैं क्या करता हूं, ये वाला रास्ता ले लेता हूं, तो बड़ा आसान है ना, इस रास्ते में मेरा फोर्स कांस्टेंट हो गया F, और ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो R R, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, R√2, ये डिस्टेंस R√2, तो कांस्टेंट फोर्स हो गया, डिस्टेंस इसके अलोंग R√2, तो वर्क डन सिंपल हो गया क्या, F इंटू R√2, ये हो गया आपका F2 का वर्क डन। और जो टेंजेंशियल फोर्स है, तो देखिए टेंजेंशियल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो होता है टेंजेंशियल वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स होता है बेटा फोर्स इनटू आर्क लेंथ। यस बेटा, जब आप टेंजेंशियल फोर्स का इंटीग्रेशन करते हो और टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का अगर होता है, तो यहाँ पे उसका वर्क डन बड़ा सिंपल आ जाता है, ठीक है, फोर्स इनटू आर्क लेंथ, बस F इंटू डिस्टेंस, ये ध्यान रखना। हम ना वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते थे, टेंजेंशियल फोर्स कांस्टेंट है क्या, नहीं, टेंजेंशियल फोर्स तो वेरिएबल फोर्स है, हर वक्त उसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो इंटीग्रेट करके आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे, हमेशा याद रखना, टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन लिखना फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू आर्क लेंथ, कब, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो देखिए आर्क लेंथ क्या होती है, रेडियस इंटू थीटा, थीटा रेडियन में, देखिए आर्क लेंथ एफ इंटू आर इंटू पाई बाई टू, एफ आर पाई बाई टू, ये F3 का फोर्स आ गया। तो इस तरीके से हर फोर्स का वर्क डन लिखा, और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिखोगे, एफ इंटू आर प्लस एफ इंटू आर पाई बाई टू प्लस एफ इंटू आर रूट टू प्लस एफ इंटू आर,
चारों फोर्स का वर्क डन। mg यहाँ पे नहीं लिया था, तो जो फोर्सेस दिए थे क्वेश्चन में वही ले लिए, इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियली अगर रेस्ट से स्टार्ट किया है तो फाइनल स्पीड इस तरीके से आ जाएगी। तो फाइनल स्पीड निकालने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका हो गया। यस, तो ए से बी लेके गए, इनिशियल स्पीड 0 थी, तो इन सबका वर्क डन आप निकालिए। आपको मैं एक बात बताऊं, इसके अलावा और कोई तरीके से आप स्पीड निकाल ही नहीं पाओगे। इतने सारे वेरिएबल फोर्स है, काइनेमेटिक्स लगा ही नहीं पाओगे। अगर आपको बी पॉइंट पे स्पीड चाहिए तो यही आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। यानी स्पीड कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो चैप्टर है, एक है काइनेमेटिक्स और एक है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जब हम काइनेमेटिक्स नहीं लगा पा रहे, एक्सीलरेशन का फंक्शन ही नहीं बना पा रहे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ज्यादा हेल्पफुल होता है। आइए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सवाल क्या कह रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड। इनिशियली डब्बे को आपने यहां से हिट किया, इनिशियल स्पीड थी उसकी 3 मीटर पर सेकेंड, मास दिया डब्बे का 0.5 kg। ये डब्बा चल रहा था चल रहा था चल रहा था, ए से बी स्मूथ जमीन थी। ए से बी की डिस्टेंस भी दी है इसने, आई थिंक ए से बी की लेंथ दी है क्या, ए से बी की डिस्टेंस है 2 मीटर। तो ए से बी 2 मीटर तक चला बिना फ्रिक्शन के, स्पीड कांस्टेंट। फिर बी से क्या हुआ, फ्रिक्शन आ गया, और बी से जो दूरी है, ये दूरी है 2.14। तो बी से डी तक जो दूरी है वो 2.14 है। इतनी दूरी में वो चला फ्रिक्शन पे, स्पीड कम होने लगी। तो कम स्पीड से अब वो आ गया स्प्रिंग के साथ, अब वो आ गया स्प्रिंग के साथ, अब वो स्प्रिंग को कंप्रेस करने लगा। समझ गए? तो यहाँ पे अब स्प्रिंग का वर्क डन पिक्चर में आएगा। तो स्प्रिंग यहाँ पे कंप्रेस हुई, मान लीजिए x डिस्टेंस कंप्रेस हुई, और यहाँ पे डब्बा स्टॉप हो गया। तो अब आपसे पूछा है कितना डिस्टेंस चल के वो स्टॉप हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाएंगे, पहले हम यहां सीख लेते हैं स्प्रिंग का वर्क डन। तो बच्चों स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, के एक्स। तो ये वेरिएबल फोर्स है, तो वर्क डन कैसे लिखोगे, F इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, देखिए आ जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको हम बड़ा फेमसली बोलते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। ये स्प्रिंग का वर्क डन है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पॉजिटिव नेगेटिव भी समझ लेते हैं। ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, यस ठीक है बच्चे। इसको खींचोगे तो ये इलोंगेशन वाली लेंथ आ गई, और इसको कंप्रेस करोगे तो ये आपकी कंप्रेस्ड वाली लेंथ आ गई। ठीक है, समझ गए? अब देखो ध्यान से, अगर आप नेचुरल से खींच के इलोंगेट कर रहे हो तो आप स्प्रिंग की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हो। स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रही है, आप इधर जा रहे हो, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव होगा। अगर आप कंप्रेस करते हो तो भी स्प्रिंग की इच्छा के खिलाफ है। स्प्रिंग की इच्छा है नेचुरल लेंथ पे रहना, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव हाफ के एक्स स्क्वायर है। जब भी आप नेचुरल से दूर जाओगे, नेचुरल से या तो इलोंगेट कर दो या फिर नेचुरल से कंप्रेस कर दो। अगर आप इलोंगेशन से नेचुरल लेंथ की तरफ आ रहे हो तो स्प्रिंग की जो इच्छा है, स्प्रिंग का जहां फोर्स है वहीं जा रहे हो। नेचुरल की तरफ आ रहे हो तो वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव होता है, इलोंगेशन से नेचुरल पे या फिर कंप्रेस से नेचुरल। नेचुरल से दूर तो नेगेटिव वर्क डन बाय स्प्रिंग, नेचुरल की तरफ तो पॉजिटिव वर्क डन बाय स्प्रिंग। यहां पे आपने क्या किया, कंप्रेस किया, तो नेगेटिव वर्क डन बाय स्प्रिंग, और फिर फाइनली स्टॉप हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाएंगे, mg का वर्क डन, नॉर्मल का वर्क डन, स्प्रिंग का वर्क डन, फ्रिक्शन का वर्क डन, के फाइनल माइनस के इनिशियल। mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर 0, नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर परपेंडिकुलर 0। स्प्रिंग का वर्क डन, स्प्रिंग का वर्क डन बस ये वाली दूरी में होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ गए? फ्रिक्शन का वर्क डन, फ्रिक्शन का वर्क डन बी से चालू हो चुका है, तो फ्रिक्शन वाले सरफेस पे कितना चला, 2.14 प्लस एक्स।
देखिए पहले 2.14 चला, फिर x चला, ठीक है, और फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ म्यू एम जी, फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हो गया, माइनस म्यू एम जी 2.14 प्लस एक्स। समझ गए? के फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, स्टॉप हो गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स में, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके एक्स आएगा। ये जेई एडवांस में आया सवाल। देखो आप, ये रही आपके पास इक्वेशन, फ्रिक्शन का वर्क डन, स्प्रिंग का वर्क डन, के फाइनल माइनस के इनिशियल, इंडिविजुअल म्यू एम जी की वैल्यू रखी, के की वैल्यू रखी, और मास और स्पीड की वैल्यू रखी। तो ये देखिए आपका एक एक्सप्रेशन बना, माइनस साइन सारे कट गए, 4 को मल्टीप्लाई किया, एक क्वाड्रेटिक बनाई, 4 को कॉमन ले लिया, ये क्वाड्रेटिक बनाई, इसको सॉल्व करके रूट आया x का 0.1। समझ गए? अब आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था टोटल डिस्टेंस बताइए, यहां से टोटल डिस्टेंस बताइए रुकने का। तो आंसर आपको रिपोर्ट करना था 2 प्लस 2.14 प्लस, ये टोटल डिस्टेंस है जो ए के बाद कवर करेगा रुकने तक। समझ गए बेटा? चलो आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे यूज आएगा इसका। अरे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, तो अगर चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे तो वो ये उतना फोर्स लगाती है। तो चार्ज पे जब फोर्स आएगा तो वर्क डन आएगा। देखो ये कैसे सवाल है, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। रेस्ट से, नेचुरल लेंथ से आपने स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींच के ले जाइए, फिर ये खींचेगा खींचेगा खींचेगा, एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएगा, वहां पे मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। तो के इनिशियल 0 से स्टार्ट हुआ था, फाइनली स्टॉप के फाइनल 0, mg का वर्क डन 0, सबका वर्क डन 0, स्प्रिंग का वर्क डन माइनस हाफ के स्क्वायर, mg और नॉर्मल का वर्क डन 0, स्प्रिंग का होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कांस्टेंट फोर्स है अगर, तो सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम। सिंपल, देखो कैसे, वर्क डन टोटल इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, इधर उधर ले गए, क्यू ई एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, देखिए काटा पीटी करिए, एक्स आ जाएगा 2QE बाय के। दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो स्प्रिंग में होगा। समझ गए? तो मैकेनिक्स का ही सवाल है, बस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। आइए एक इरोडोव का सवाल करें जाने से पहले। देखिए 1.121 सवाल है, आपको बोला है ब्लॉक को जमीन से ऊपर तक लेके गए हैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के, और आपको कहा गया है स्लोली लेके गए। बच्चों कहीं भी स्लोली वर्ड लिखा हो, इसका मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। समझ गए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, स्लोली का मतलब इतना धीरे लेके जा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने ही नहीं दी आपने। ठीक है, तो स्लोली कहीं भी लिखा रहे, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। अब जब आप यहां से यहां ले गए तो रास्ता रफ था, तो फ्रिक्शन भी था, mg भी था, और एक्सटर्नल फोर्स था, और नॉर्मल भी था। नॉर्मल का वर्क डन यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल का वर्क डन अभी मेंशन नहीं है। आपको क्या दिया है? म्यू नहीं दिया है, फ्रिक्शन के बारे में म्यू नहीं दिया है, h हाइट दी है, एल लेंथ बेस दिया है, और ये कर्व्ड है, एंगल भी नहीं दिया है, कर्व्ड से लेके जा रहे हो। ठीक है, समझ गए? अब आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा है इस फोर्स का वर्क डन बताइए। तो देखो मैं बताता हूं, mg का वर्क डन, mg नीचे, y का डिस्प्लेसमेंट माइनस mgh, फ्रिक्शन का वर्क डन बताता हूं। फ्रिक्शन में सर म्यू दिया है क्या, एक बार समझ ले, म्यू दिया है क्या? म्यू दिया है, आई थिंक, द बॉडी ऑफ मास m स्लोली, फोर्स f by which is फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय दिस फोर्स इफ हाइट, हाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है बेटा। ठीक है, तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट के है यहाँ। मैं आपको बताता हूँ फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा, आप अगली बार ध्यान रखना, माइनस म्यू एम जी एल, यस, और एफ का वर्क डन इक्वल टू 0, तो वर्क डन बाय फोर्स आ गया, देखिए एम जी एच प्लस म्यू, म्यू को ये के बोल रहा है,
तो kmg है। देखिए फ्रिक्शन का वर्क डन बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ पे आपने इंक्लाइन का डिस्टेंस नहीं दिया है और इंक्लाइन का एंगल भी नहीं दिया है, म्यू दे दिया है खैर, लेकिन एंगल नहीं दिया है, तो नॉर्मल वेरिएबल हो गया। फिर भी आपने कर लिया, देखो कैसे। मान लो अगर इंक्लाइन प्लेन होता थीटा एंगल पे, तो फ्रिक्शन होता म्यू एम जी कॉस थीटा, डिस्टेंस डी चलाते, तो फ्रिक्शन का वर्क डन हो गया माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी। नॉर्मल बेटा इस केस में होता है एम जी कॉस थीटा के बराबर, और इस तरफ एम जी का कंपोनेंट होता है एम जी साइन थीटा। ये हमने सब पुराने लेक्चर में कवर किया हुआ है। अब देखो नॉर्मल आ गया, फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन का वर्क डन आ गया, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं गिवन है और डिस्टेंस इंक्लाइन का नहीं गिवन है, बेस ऑफ इंक्लाइन गिवन। तो देखो क्या हमने दिमाग लगाया, जो डी कॉस थीटा वाली टर्म है वो क्या है, डी कॉस थीटा जो है वो एल है, डी कॉस थीटा जो है वो एल है, तो म्यू एम जी एल आपका फ्रिक्शन का वर्क डन आ गया। ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, चाहे थीटा कोई भी हो वर्क डन यही होगा। अब आप देखो आपका कर्व्ड पाथ था, इसको छोटे छोटे इंक्लाइन मान लीजिए, छोटे छोटे इंक्लाइन मान लीजिए, तो छोटा छोटा एक्स का डिस्टेंस ले लीजिए, तो वो जोड़ के ये पूरा एक्स का डिस्टेंस आ जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, जो हो जाएगा म्यू एम जी एल या के एम जी एल, क्योंकि के दिया था। स्लोली बोला था, टोटल काइनेटिक एनर्जी 0 कर दिया और ये फोर्स का वर्क डन आ गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी जानकारी नहीं है, वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्स तो आया ही नहीं, उसका वैल्यू भी नहीं पता है, हमें बिना फोर्स की जानकारी के उसका वर्क डन निकाल दिया। ये हमने निकाला वर्क एनर्जी थ्योरम से, हमने वर्क डन निकाला वर्क एनर्जी थ्योरम से, हमने स्पीड निकाली वर्क एनर्जी थ्योरम से, हमने पिछले सवालों में डिस्टेंस निकाला वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, स्प्रिंग के मैक्सिमम इलोंगेशन हर चीज हमने इससे निकाली। हमेशा आप इसको एक थॉट प्रोसेस रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले सेशन में। खूब सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। होमवर्क डीपीपी जरूर होगी आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाइए, होमवर्क डीपीपी भी सॉल्व करिए। तो मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।